Hey everyone, welcome back to Investopedia India, World of Education with Shefali Garg. Wish you all a very happy Ganesh Chaturthi and Ganesh Festival. अब आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ की, जिसकी बहुत बात हो रही है और मंडे से इसका सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होने वाला है. नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं, एंड सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि इसको शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए अप्लाई करें या लॉन्ग टर्म गेन्स के लिए. तो इसका एनालिसिस करना इज इंपॉर्टेंट. नाउ इस वीडियो में देयर वुड बी टू पार्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन. फर्स्ट पार्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है अगर आप आईपीओ में अप्लाई करना का सोच रहे हैं, और ये इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं है कि आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, ये इजीली आपको एक्सेसिबल होगी इन्फॉर्मेशन हर जगह, बट स्टिल आई हैव कवर्ड इन द वीडियो इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन. ठीक है. सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें वो इन्फॉर्मेशन है जो आपको इजीली अभी कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं, आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए, वो डिसीजन लेने के लिए आपको ये इन्फॉर्मेशन जो हर कहीं नहीं अवेलेबल, लेकिन इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ, वो जानना बहुत जरूरी है. अब आप पूछोगे कि अगर ये हर कहीं अवेलेबल नहीं है, मैं कहां से लेके आई हूँ, राइट? सो ये इन्फॉर्मेशन मैंने एक्सट्रैक्ट करी है 400-500 पेजेस का जो डीआरएचपी होता है. क्या होता है डीआरएचपी? मैं बहुत बार आप लोगों को बता चुकी हूँ. ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस. जो आप कोई भी कंपनी अगर अपना आईपीओ लेके आना चाहती है तो उसे सेबी को सबमिट करना पड़ता है, जिसको प्रॉपरली रिव्यू करने के बाद परमिशन मिलती है किसी भी कंपनी को आईपीओ लेके आने की. पूरा 400-500 पेजेस का जो ड्राफ्ट होता है या प्रोस्पेक्टस होता है, इसमें कंपनी अपने पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स, अपने शेयर होल्डर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, अपने प्रमोटर्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, क्या उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या ग्रोथ पोटेंशियल है, इंडस्ट्री का ओवरव्यू, सारी चीजें इसमें अवेलेबल रहती है. तो उसी से मैं आपके लिए ये पूरी इंफॉर्मेशन लेके आई हूँ जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है. सो जो ये वाली इंफॉर्मेशन है ये 3 पार्ट में रहेगी. द फर्स्ट वन वुड बी द रिस्क फैक्टर्स जो कंपनी ने हाईलाइट किए सेबी को. 60-70 रिस्क फैक्टर्स में से जो बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स है, जो मुझे लगता है आपको पता होना चाहिए, ऐसे 10 रिस्क फैक्टर्स इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी. उसके बाद में सेकंड पार्ट में हम फाइनेंशियल देखेंगे, विच इज डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. थर्ड पार्ट में हम जब भी किसी स्टॉक को हमें अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है तो हम क्या करते हैं, बॉटम अप अप्रोच या फिर टॉप डाउन अप्रोच से उसको एनालाइज करते हैं. मतलब हम स्टॉक का या कंपनी का एनालिसिस करते हैं, फिर हम उसकी इंडस्ट्री का एनालिसिस करते हैं, एंड फिर पूरी ओवरऑल इकोनॉमी का कंट्री लेवल पे या फिर ग्लोबल लेवल पे हम एनालिसिस करते हैं. तो इस वीडियो में हम कंपनी का एनालिसिस करेंगे, उसकी इंडस्ट्री का एनालिसिस करेंगे और इंडियन इकोनॉमी का एनालिसिस करेंगे. ये सारी चीजें हम शॉर्ट में फटाफट से कवर करेंगे, एंड में डिसाइड करेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना. अगर करना है तो शॉर्ट टर्म के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए. सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. बट उसके पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब एंड बेल बटन प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए. अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए तो आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है 9821611667 पे, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं investopedia.india0@gmail.com पे. आप जब ये वीडियो पूरा देख लोगे, फिर आप जो डिसाइड करोगे कि आप इस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हो या नहीं कर रहे, और शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हो या लॉन्ग टर्म के लिए, वो मुझे नीचे कमेंट करके डेफिनेटली बताना. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. तो पहला पार्ट देखते हैं जिसमें हम इंफॉर्मेशन जो आपके लिए जरूरी है और जो इजीली अवेलेबल भी है वो कवर करेंगे. सो इस आईपीओ का सब्सक्रिप्शन डेट है 9 सितंबर से लेके 11 सितंबर तक. 11 सितंबर को सब्सक्रिप्शन बंद हो जाएगा, उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते. जो इसका प्राइस बैंड है जिसमें ये आईपीओ आ रहा है, दैट इज 66 to 70 रुपीज. 214 का एक लॉट है. ये जो इशू है वो ऑफर फॉर सेल एंड फ्रेश इशू दोनों का कॉम्बिनेशन है. ऑफर फॉर सेल है 3000 करोड़ का, फ्रेश इशू है 3560 करोड़ का, ओवरऑल इशू है 6560 करोड़ का. अगर हम बात करें ग्रे मार्केट प्राइस की, तो आज की डेट में इसका ग्रे मार्केट प्राइस चल रहा है 55 रुपीज. उसके हिसाब से अगर हम देखें कि फर्स्ट डे जो लिस्टिंग डेट होगा उस दिन आपका एक्सपेक्टेड परसेंटेज गेन कितना होगा, अप्रोक्सीमेटली समवेयर अराउंड 75%. बट ग्रे मार्केट प्राइस कॉन्टिन्यूसली फ्लक्चुएट होता है. उसके बेसिस पे 100% कुछ भी डिसाइड नहीं किया जा सकता कि लिस्ट डे पे आपको गेन होगा, लॉस होगा, और गेन कितना परसेंटेज होगा, राइट? नाउ ये जो इश्यू लेकर आए हैं, इसका जो पैसा आएगा इसका वो कहाँ यूटिलाइजेशन करने वाले हैं. तो जैसे कि ये एक एनबीएफसी है, लैंडिंग बिजनेस में है, तो इनका जो बेस होता है, जो फंड पूल होता है, उसमें ही ये पैसा ऐड हो जाएगा. जो फ्रेश इशू है वो वाला पैसा ऑफर फॉर सेल तो डेफिनेटली प्रमोटर्स के पास चला जाएगा. तो ये अब इनको, क्योंकि एनबीएफसी या फिर बैंक्स कैसे काम करते हैं कि कहीं से सस्ते में पैसा लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेते हैं, फिर फर्दर थोड़ा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देते हैं, और फिर वो उनका प्रॉफिट मार्जिन होता है. अब ये उनका फ्री का पैसा उनको मिला है जो उनको फर्दर लैंड कर रहा है. नाउ ये सारी चीजें हो गई जो इंपॉर्टेंट थी आपके लिए जानना. एक और चीज रह गई है, दैट इज डेट कैलेंडर. जैसा हमने बात करी 9 सितंबर से सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होगा, 11 सितंबर को बंद हो जाएगा.
जो इसके बेसिस ऑफ अलॉटमेंट है वो फाइनलाइज हो जाएंगे 12 सितंबर को, रिफंड्स इनिशिएट हो जाएंगे 13 को, शेयर आपके डीमेट में आ जाएंगे 13 को, लिस्ट हो जाएगा 16 सितंबर को। कमिंग ऑन टू द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो, और ये हर कहीं इजीली अवेलेबल नहीं है, एंड तक पूरा देखना और फिर डिसाइड करना, और डिसाइड करने के बाद नीचे कमेंट करना मत भूलना कि आप आईपीओ में अप्लाई कर रहे हो या नहीं, और शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हो या लॉन्ग टर्म के लिए। सो नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ वीडियो में पहली चीज हम कवर करेंगे रिस्क। नाउ सी, ये जो रिस्क है इसमें 10 मैंने जो मुझे लगा कि आपको पता होना चाहिए वैसे वाले रिस्क फैक्टर्स में लेके आई हूं। नाउ ये एक रेड फ्लैग है या नहीं वो ये रिस्क बताने के बाद मैं आपको बताऊंगी। द फर्स्ट वन इज कि डेफिनेटली सिंस दे आर इनटू लेंडिंग बिजनेस, मॉर्गेज रख के भी वो लोन देते हैं, बट स्टिल ये उनकी एक रेस्ट्रिक्शन है कि हो सकता है कि कोई अगर लोन डिफॉल्ट होता है, अगर वो मॉर्गेज लोन भी है तब भी वो फुल्ली रिकवर ना कर पाए। जो एसेट क्लास है जो मॉर्गेज की गई है उसको उतना पैसा उससे नहीं मटेरियलाइज हो जितना कि एक्चुअली उन्होंने लोन दिया है, जैसा कि सब प्राइम क्राइसिस के टाइम पे हुआ था कि रियल एस्टेट में इतना ज़्यादा बूम आया तो रेट्स बढ़ गए, उन्होंने लोन दिया, बट जब लिक्विडेट करने के टाइम आई इतने लोगों ने लोन डिफॉल्ट करा कि वो उतना लिक्विडेशन पे वैल्यू नहीं मिल पाया जितना लोन दिया हुआ था। सो दिस इज अ बिजनेस मॉडल में है जो कमी है वो उन्होंने हाईलाइट किया, विच यू शुड नो अगर आप इसमें कंपनी में पैसा लगा रहे हो, क्योंकि आप एक शेयर होल्डर बन रहे हो, मतलब एक तरीके से आप भी ये बिजनेस अब ओ कर रहे हो, राइट। सेकेंड पॉइंट इज अगेन इंपॉर्टेंट, इंडिया में जो इंटरेस्ट रेट है वो टोटली गवर्नमेंट या एनबीएफसी डिसाइड नहीं करती, राइट। के बेसिस पे एक रेंज बन जाती है कि मिनिमम इतना आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट रखना है, मैक्सिमम आप इतना रख सकते हो। सो दिस फ्लक्चुएशन इन इंटरेस्ट रेट कैन डेफिनेटली अफेक्ट देयर बॉटम लाइन बैडली, राइट। क्यों? क्योंकि इनका नेट इंटरेस्ट इनकम जो है, निम जो है, वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है इन बॉटम लाइन। थर्ड मेजर फैक्टर जो आपको पता होना चाहिए कि देखिए जैसे आप हो, आपका अगर मैं पोर्टफोलियो बना रही हूँ मैं आपसे बोलूंगी कि डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि कोई भी एक एसेट क्लास, फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट हो गई, एक एसेट क्लास गोल्ड हो गई, एक इक्विटी हो गई, एंड फोर्थ इज डेट। तो अब अगर किसी में कुछ बहुत ज़्यादा डाउन टर्न आता है तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो नेगेटिव में न जाए या को बहुत ज़्यादा क्राइसिस ना हो, इसलिए डाइवर्सिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट कि एक में अगर डाउन टर्न आएगा दूसरा अच्छा करेगा, सो यू वुड बी एट गुड सिचुएशन, यू नो, यू वुड बी एट अ गुड पोजीशन। तो अब इनके केस में क्या है कि इनका जो एक्सपोजर है वो सिर्फ एक एसेट क्लास में, दैट इज रियल एस्टेट, तो उसमें अगर प्रॉब्लम आई सो दे वुड बी इन प्रॉब्लम। फोर्थ वन इज कि इनका जो ज्योग्राफी है, जहां पे कस्टमर बेस है, जो इनका होल्ड है मेजर, दैट इज ओनली इन 5 स्टेट्स इन इंडिया। सो इंडिया इज अ बिग कंट्री, सिर्फ 5 स्टेट्स में इनका प्रेजेंस है। वो प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग है डेफिनेटली, बट अभी सिर्फ 5 स्टेट्स में ही है। वो कौन से 5 स्टेट्स है और उनका कितना प्रेजेंस है, क्या है, AUM है, वो पूरा चार्ट आपकी स्क्रीन पर है। सो दैट इज महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, गुजरात एंड न्यू दिल्ली। आप सोचोगे कि फाइन, दे कैन डाइवर्सिफाई टू फर्दर मोर स्टेट्स। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज द डिक्लेरेशन दे हैव गिवन कि दे ट्राइड एक्सपैंडिंग टू डिफरेंट स्टेट्स, बट अभी वो इतना फिजिबल इनके लिए नहीं है, तो एकदम नियर फ्यूचर में यू कैन नॉट एक्सपेक्ट देम टू एक्सपैंड इन डिफरेंट स्टेट्स। सिक्स्थ वन इज कि उनके जो प्रमोटर ग्रुप एंटिटीज है, इसमें कुछ प्रमोटर्स है जो सेम लाइन ऑफ बिजनेस में इन्वॉल्व है किसी दूसरी कंपनी में। सो दिस क्रिएट्स अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल दे आर इन लैंडिंग बिजनेस ऑफ हाउसिंग, तो इनके कुछ डायरेक्टर्स है जिनका यहाँ पे डिसीजन एक इंपॉर्टेंस रखता है, वो खुद किसी और कंपनी के थ्रू भी लैंडिंग बिजनेस में है। सो दिस कैन क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। दे हैव कंटिंजेंट लाइबिलिटीज टू द एक्सटेंट ऑफ 47.3 मिलियन, और अगर ये मटेरियलाइज हो जाती है तो डेफिनेटली ये उनकी ओवरऑल कैश फ्लो, फाइनेंशियल सिचुएशन को बैडली अफेक्ट करेगी। और ये 47.3 मिलियन का जो नंबर है ये इनकी बुक्स का 31 मार्च 2024 की रिपोर्टिंग के हिसाब से। सो दिस ऑल्सो यू शुड नो, राइट। द एट्थ वन इज कि जो इन्होंने इंश्योरेंस ले रखा है, दैट कवरेज इज नॉट सफिशिएंट कि इनके ओवरऑल लॉसेस को या लाइबिलिटीज को कवर कर पाए। द नाइन्थ वन इज कि जो इंडिया की डेफिनेटली ग्रोथ रेट है वो इट्स नॉट फिक्स्ड, यू नो, जो प्रोजेक्शंस है दे आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू चेंजेस। लास्ट वन इज कि जो ऑफर फॉर सेल है, तो अब जैसे ये 66-70 रुपीज पे लेके आया IPO, बट जो प्रमोटर्स है जिन्होंने ये अपना स्टेक जो डाइल्यूट कर रहे हैं, उन्होंने इनिशियली ये जो इक्विटी वो करी थी 12.2 रुपीज पर शेयर के रेट पे। सो विच इज क्वाइट, यू नो, रीजनेबल। मतलब सी,
ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये इंपॉर्टेंट था इनके लिए, और इसके अलावा भी थे 60 फैक्टर्स थे। सो ये सारे रिस्क फैक्टर्स हाईलाइट करना इनके लिए इंपॉर्टेंट था, बट ये सारे जो 60 फैक्टर्स थे उसमें से मुझे ये 10 लगा आपको पता होना चाहिए, बट इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो एक रेड फ्लैग है जिसके बेसिस पे मैं आपको ये कह सकती हूँ कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करना चाहिए या आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए फॉर शॉर्ट टर्म या फॉर लॉन्ग टर्म। क्यों? क्योंकि सी व्हेन यू आर रनिंग अ बिजनेस इन अ कंट्री लाइक इंडिया, तो इस तरह की चीजें आपके बिजनेस का पार्ट एंड पार्सल होगी डेफिनेटली, एंड व्हेन द बिजनेस इज ऑन अ सच अ लार्ज एक्सटेंट, तो ये चीजें होंगी। दे माइट क्रिएट अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस इन लॉन्ग टर्म, दे माइट नॉट। तो इसलिए आपको पता होना जरूरी है, बट इसकी वजह से अगर आप अप्लाई नहीं करोगे तो आप प्रोबेबली इन इंडिया स्टॉक्स में अप्लाई करना, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना वुड बी डिफिकल्ट। इस तरह की कुछ ना कुछ चीजें, कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस सभी कंपनीज में होते हैं। सो दिस इज ओवरऑल मुझे लगता है दैट इज फाइन। लेकिन पता होना क्यों जरूरी है कि कल को इसकी वजह से इनका एकदम से शेयर प्राइस गिरता है, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी गिरती है, तो यू शुड नॉट बी इन शॉक, यू शुड बी अवेयर, और अकॉर्डिंगली ही फिर आप अपना एक्सपोजर रखोगे कि मुझे कितना इन्वेस्ट करना है इस कंपनी में और कितने टाइम के लिए करना है, और मुझे कितना अलर्ट रहना है आगे जो न्यूज आएगी, जो सारी चीजें आएगी उसके लिए, राइट। नाउ लुकिंग एट द फाइनेंशियल्स, तो हम पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट देखेंगे। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख रहे हैं मार्च 22, मार्च 23, मार्च 24 को हम कंपेयर कर रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, इनकी जो इंटरेस्ट इनकम है वो भी बढ़ी है, रेवेन्यू भी बढ़ा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ा है। सो द फाइनेंशियल्स आई मस्ट से आर हेल्दी। बैलेंस शीट अगर हम इनकी देखें तो एसेट साइज पे और लाइबिलिटी साइड पे, दोनों ही साइड पे अगर हम देखें, सी डेफिनेटली इनका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डेटोरिएट हुआ है 22 से लेके 24 तक, बट अगर आप लोन बुक देखो तो बड़ी है। सो मतलब अगेन कोई रेड फ्लैग या कोई अलार्मिंग सिचुएशन नहीं, नॉर्मल जो जिस तरह का एक्सपेक्टेशन है एक एनबीएफसी की फाइनेंशियल से, उस तरह का फाइनेंशियल है ना। बॉटम अप या टॉप डाउन अप्रोच के थ्रू, यानी कि हमने कंपनी का एनालिसिस कर लिया, नाउ वी वुड एनालाइज द इंडस्ट्री ओवरव्यू एंड इंडियन इकोनॉमी ओवरव्यू, राइट, क्विकली थ्रू चार्ट्स, ताकि आपको समझने में इजी रहे। नाउ इंडस्ट्री ओवरव्यू अगर हम देखें तो इंडिया की जो इकोनॉमी है दैट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ रेट ऑफ 6.8% इन फिस्कल 2025, जिसका जो आपकी स्क्रीन है उसके ऊपर चार्ट दिया है क्लियरली। नाउ वी हैव कंपेयर्ड इंडिया विद 7 other countries like China, UK, US, Brazil, Russia, South Africa and Japan, and in सब में India is one of the fastest growing major economies in terms of GDP growth percentage year on year। इसका भी चार्ट आपकी स्क्रीन पर है। नाउ इन्फ्लेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन जो रेट है वो डिसाइड करेगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन्स के लिए क्या होने वाला है। जो मैंने आपको बताया था कि आरबीआई एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री डिसाइड करती है रेपो रेट, एसएलआर रेट, लैंडिंग रेट, सीआरआर रेट, से ये सारी चीज़ें जब गवर्नमेंट डिसाइड करती है वो किसके बेस डिसाइड करती है? इन्फ्लेशन के बेसिस पे। सो इन्फ्लेशन परसेंटेज क्या रहेगा उससे डिसाइड होगा कि इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, और इंटरेस्ट रेट से इनका निम डिसाइड होगा एंड इवेंचुअली इनकी प्रॉफिटेबिलिटी। सो इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें, इट इज एक्सपेक्टेड कि फिस्कल 2025 तक ये हो जाएगा 4.5%। उसका भी चार्ट आपकी स्क्रीन पर है। इसका क्या मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं या क्या मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक रहेगा फॉर फिस्कल 2025, दैट इज ऑल्सो ऑन योर स्क्रीन। रियल जीडीपी, सीपीआई इंडेक्स, 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड फिस्कल डेफिसिट, इन 4 चीज़ों को हमने मेजरली कवर करा है, क्योंकि ये चारों चीज़ें इन्फ्लेशन एंड ओवरऑल इकोनॉमी को मेजरली इम्पैक्ट करती है, एंड देन एट द एंड इंटरेस्ट रेट को। So real GDP is expected कि 24 में estimated है 8.2% and for 25 it is projected at 6.8%, because definitely global scenario थोड़ा सा हम देख ही रहे हैं कि financial crisis and थोड़ा सा recession वाली situation है। So exports इंडिया के affected रहेंगे, but overall because of the rural डोमेस्टिक डिमांड एंड कैपिटल बजटरी सपोर्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड सारी चीज़ें, इसकी वजह से इट वुड बी ऑल बैलेंस्ड इन इंडिया। इफ वी टॉक अबाउट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, so it is in 24 it is estimated at 5.5% and in 24 it is projected 4.5%. So definitely this is again due to the moderation in inflation. 10-year government security bond 7% in 24 estimated, 25 projected 6.8%. GDP 5.8% in 24 estimated and 5.1% in 25 projected.
because of persistent efforts in fiscal consolidation, added by moderation in revenue spend and robust tax collection. So definitely जो government है उसकी borrowing market से कम हो जाएगी and the gap would be reduced. Now talking about the key growth factors in India. तो इंडिया की पॉपुलेशन डेफिनेटली वर्ल्ड में लार्जेस्ट है. ये ग्राफ आपको दिखा रहा है कि बाय 2031 जो पॉपुलेशन है वो बढ़कर हो जाएगी 1.5 बिलियन और जो हाउस होल्ड है वो बढ़कर हो जाएंगे 385. नाउ दिस 385 मिलियन हाउस होल्ड बढ़ गए, मतलब कि आप समझो इतने ज़्यादा घर बढ़ गए तो इतना ज़्यादा लोग घर बनाएंगे, हाउस होल्ड बढ़ गए तो घर बनाएंगे और घर बनाएंगे तो उन्हें लोन्स लगेंगे. बेस्ट पार्ट इज कि इंडिया में जो एस्पिरेशनल इंडिया है दैट इज ग्रोइंग. एस्पिरेशनल इंडिया हाउस होल्ड एनुअल इनकम इज बिटवीन 0.2 to 1 मिलियन एंड ये मॉडरेट ग्रोथ फ्रॉम फिजिकल 2012 to 2030 ग्रोइंग वेरी फास्ट. एंड ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि ये जो एस्पिरेशनल इंडिया है ये लोन्स लेते हैं. इस तरह के एस्पिरेशनल इंडिया जो कि एमएनसीज में काम कर रहे हैं, अच्छी सैलरी कमा रहे हैं या फिर स्टार्टअप ओनर्स हैं, दे आर अर्निंग गुड और इन्हीं को लोन्स भी देना चाहते हैं एनबीएफसीज और बैंक्स. और ये बहुत अच्छी लोकेशंस पे, दे आर मोस्टली इन अर्बन सिटीज एंड दे आर मेकिंग गुड लैविश हाउसेस, सो दे आर टेकिंग गुड लोन्स ऑल्सो. सो ये एक डेफिनेटली टारगेट कस्टमर है. इंडिया में एक जो चैलेंज है कि लोन्स लोग लेते हैं बट सिस्टमैटिक लोन कम लेते हैं, यानी कि प्रॉपर चैनल लाइक बैंक एंड एनबीएफसी से लोन कम लेके लोकल लेवल पे ज़्यादा लेते हैं. सो दिस इज ग्रोइंग क्योंकि ये जो एस्पिरेशनल इंडिया की हमने बात करी, ये जो पॉपुलेशन है ये डेफिनेटली सिस्टमैटिक चैनल से लेती है. सो दिस ग्रोथ इज 13 to 14% इन बिटवीन 23 to 25. इसका भी चार्ट आपकी स्क्रीन पर है. एंड इसमें अगर हम बात करें कि जो मेजर चंक है वो हाउस लोन का ही होता है. जो भी सारे टाइप ऑफ लोन्स मैंने आपको एक पाई चार्ट में दिखाए हैं, सो उसमें मेजर चंक वुड बी ऑफ हाउसिंग लोन. एंड इसमें अगर हम बात करें कि बैंक से कितना लोन है और एनबीएफसी से कितना, तो एनबीएफसी का जो ग्रोथ रेट है 23 से 25 फिस्कल में दैट इज ऑल्सो 16 to 18%, विच इज गुड. द पॉइंट इज रिक्वायरमेंट बढ़ रही है घरों की, अफोर्डेबिलिटी लोगों की बढ़ रही है, लोग घर बना रहे हैं तो यानी कि डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई तो उतना ही है. नाउ इसकी वजह से क्या होगा कि रेट्स बढ़ेंगे रियल एस्टेट में. सो दिस इज अगेन अ पॉजिटिव. नाउ अब हम अगर एक छोटा सा नटशेल में देखें कि इस इंडस्ट्री के लिए ओवरऑल पॉजिटिव्स क्या है एंड नेगेटिव्स क्या है. सो द पॉजिटिव्स वुड बी हायर अफोर्डेबिलिटी लेड बाय इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम, रैपिड ग्रोथ इन अर्बनाइजेशन, हायर proportion ऑफ यंग पॉपुलेशन, गवर्नमेंट मेजर्स टू पुश हाउसिंग सच एज हाउसिंग फॉर ऑल एंड ऑल, फॉर्मलाइजेशन ऑफ क्रेडिट. अगर नेगेटिव्स की बात करें, लो पर कैपिटा जीडीपी, रिलेटिवली हाई हाउस प्राइसेस, हाई परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, इंफॉर्मेशन एसिमेट्री इन स्मॉलर सिटीज, इनसफिशिएंट लॉन्ग टर्म कैपिटल, इनएडिक्वेट लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर. सो ओवरऑल अगर हम इंडस्ट्री ओवरव्यू, इंडियन इकोनॉमी ओवरव्यू, कंपनी ओवरव्यू को सारी चीज़ों को देखें, सो इंडियन इकोनॉमी इज डेफिनेटली ऑन अ ग्रोइंग ट्रेजेक्ट्री, वेरी पॉजिटिव. बट डेफिनेटली अगर हम इंडस्ट्री की बात करें और इंडियन इकोनॉमी की बात करें, सो देयर आर सर्टन ऑब्स्टिकल्स. अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी में भी कोई ऐसा मेजर रेड फ्लैग नहीं है. कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी की पेरेंट कंपनी बहुत अच्छी है, बिजनेस मॉडल अच्छा है, फाइनेंशियल्स हेल्दी है. सो आई थिंक आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए डेफिनेटली आईपीओ में. नाउ कमिंग टू शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, तो मुझे लगता है अभी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से इस कंपनी में और इंडियन इकोनॉमी में, इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा ग्रोथ एक्सपेक्टेड है इन कमिंग टाइम. तो अगर आप अप्लाई कर रहे हो डेफिनेटली यू शुड रिमेन इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म अगर आपको ये अलॉट होता है. अगर अलॉट नहीं होता है तो लिस्टिंग होते से, क्योंकि शायद ये बहुत ज़्यादा रेट्स पे लिस्ट हो और उसके बाद कुछ दिनों तक अच्छा बढ़ता जाए रोज़, तो उस टाइम पे पैनिक में एकदम से बाइंग मत कीजिएगा. अगर आपको अलॉट नहीं होता है तो आपको पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए इसे ऐड करना चाहिए, बट एट राइट लेवल्स. तो आई होप आपने अभी तक डिसाइड कर लिया है आपको क्या करना है. वो नीचे कमेंट करके बताइए आप अप्लाई करोगे या नहीं, और शॉर्ट टर्म के लिए करोगे या लॉन्ग टर्म के लिए. और इसी तरह से अपडेटेड रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए. थैंक यू सो मच.